नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नेशनल न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं तो पहली खबर मथुरा से, जहां पर आरएसएस के कार्यालय पर हमले का मामला सामने आया है। 2 पुलिसकर्मियों को इस पूरे मामले में अब तक सस्पेंड किया जा चुका है। तो एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की है। 53 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हमले में आरएसएस के 2 लोग घायल बताए जा रहे थे। तो थाना गोविंद नगर के कल्याण करौती में यह हमला हुआ था, जिसके बाद से 53 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरएसएस के कार्यालय पर हमले का मामला मथुरा से सामने आया है, जिस पर कड़ी कार्रवाई की गई है। थाना गोविंद नगर के कल्याण करौती में यह हमला किया गया था। आरएसएस के कार्यालय पर यह हमला हुआ। मथुरा से खबर हम आपको बता रहे, जहां पर 2 पुलिसकर्मियों को इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। तो एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने लापरवाही बरतने की वजह से कार्रवाई की है और 2 पुलिसकर्मियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं 53 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया जा चुका है। तो हमले में आरएसएस के 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। थाना गोविंद नगर के कल्याण करौती में यह हमला किया गया था। आरएसएस का कार्यालय बताया जा रहा है, जहां पर यह हमला किया गया था। ये थाना गोविंद नगर स्थित आरएसएस के कार्यालय पे कुछ स्थानीय युवकों द्वारा आपस में विवाद को लेकर कुछ पथराव की घटना की गई और इस संबंध में थाना गोविंद नगर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। दोषी व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और शेष व्यक्तियों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए गगन, हमारे संवाददाता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गगन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि 2 पुलिसकर्मियों को अब तक इस पूरे मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। आरएसएस के कार्यालय पर हमला बताया जा रहा था, 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आगे और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? कल रात को ही जो है 2 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था लापरवाही बरतने के चलते। इसके बाद जो लगातार पुलिस जो दबिश दे रही है जो आरोपी है, इसमें जो हमला करने वाले जो आरोपी की गिरफ्तारी के लिए। वैसे गगन, 53 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया है। उन 53 लोगों पर क्या कार्रवाई करने की बात कही जा रही है? जी देखिए, मैं बता दूं आपको, जो 53 लोग हैं जिन्होंने ईंट पत्थर जो है संघ के कार्यालय पर जो फेंके हैं, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। बलवे का मुकदमा दर्ज किया गया। बलवे के बाद में जो है 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और 50 लोग अभी अज्ञात है। उनके लिए पुलिस लगातार जो है दबिश दे रही है। जी, लेकिन इस हमले के पीछे का आखिर कारण क्या बताया जा रहा है? ये हमला क्यों किया गया था? जी देखिए, मैं बता दूं कि जो संघ का कार्यालय है वो निर्माणाधीन है। अभी वहां पे जो गैर समुदाय के लोग हैं, उनमें से कुछ लोग कभी चोरी किया करते थे। चोरी करते हुए जब समुदाय के लोग जब चोरी कर रहे थे तो संघ के लोगों ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस ने तत्परता न दिखाते हुए उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद जो है वो चोरी करने के लिए दोबारा जब आए तो संघ के लोगों ने उन्हें फिर पकड़ा। उसके बाद जो है वो तमाम बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर आके वहां पे जो है ईंट पत्थर फेंके। उसके बाद ये घटना घटी है। जी ठीक गगन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस पूरे मामले में एक बार फिर हम आपको बता दें कि 53 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। आरएसएस के 2 लोग घायल बताए जा रहे थे। इस हमले में देर रात आरएसएस के कार्यालय पर हमला किया गया था और 2 पुलिसकर्मियों को अब तक इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के कारण सस्पेंड भी कर दिया गया है। मथुरा से एक खबर बता रहे हैं, जहां पर आरएसएस के कार्यालय पर हमले का मामला सामने आया था और हमले में आरएसएस के 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो वहीं थाना गोविंद नगर के कल्याण करौती का ये पूरा मामला है, जहां पर आरएसएस के कार्यालय पर लोगों ने हमला किया था, जिसके बाद से 2 पुलिसकर्मियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड भी कर दिया है। संघ विचारक अशोक सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक सिन्हा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी अशोक सिन्हा जी, हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि आरएसएस के कार्यालय पर इस हमले को आप किस तरीके से देखते हैं? सामान्य सी घटना है और निश्चित रूप से जब कोई मकान बनता है तो ईंटा, मोरंग, सीमेंट, लोहे की सरिया ये सब बाहर रहती हैं और कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग उसे चुरा ले जाते हैं रात में या ऐसे समय पर जबकि कोई न देख रहा हो।
तो ऐसी घटना होने पर होता क्या है कि बड़े शांतिपूर्वक वहां के समर्थकों ने जो व्यक्ति चोरी कर रहा था उसको पुलिस को हैंडओवर कर दिया। कोई मारा पीटा नहीं, कोई मारपीट की घटना नहीं हुई। पुलिस को हैंडओवर की कि भाई ये हमारी संपत्ति को चुरा रहा था। सामान्य से केस में उसको पुलिस ने पूछताछ की और चूंकि जमानती केस रहा होगा छोड़ दिया। इस घटना से कुछ समुदाय के लोग इतना क्रोधित हो कि हमको क्यों पकड़ा, हमारे व्यक्ति को क्यों पकड़ा, और इसको लेकर के फिर पथराव हुई। तो निश्चित रूप से ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। पुलिस को देखना चाहिए था, सिक्योरिटी की बात करनी चाहिए थी। कोई सामान किसी का पड़ा हुआ है, उसकी चोरी अगर हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होनी चाहिए। इसी केस में लोग सस्पेंड हुए हैं और बाकी जिन लोगों ने पथराव किया है, जिन्होंने कानून तोड़ा, उनके खिलाफ FIR हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जो 53 लोगों पर अब तक मुकदमा दायर किया जा चुका है, 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, तो आप इस कार्रवाई से खुश हैं? ये एक सामान्य घटना है, इसको बहुत तूल लेने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा हो जाता है। संघ का कार्यालय नहीं होता, किसी के व्यक्तिगत सामान होता तो भी उसके ऊपर यही कार्रवाई होती। मगर इसमें बस आपत्तिजनक बात यह है कि चोरों का पक्ष लेकर के कुछ लोगों ने जो पथराव किया है वो जरा आपत्तिजनक बात लगती है। आप अशोक जी, आप संघ विचारक हैं और ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि इससे बेहद ये बहुत मामूली सी बात है। मैं संघ का संसेवक हूँ, मामूली संसेवक हूँ जी, लेकिन फिर भी अगर RSS के कार्यालय पर यह हमला किया गया है, आप अगर संघ के अपने आप को स्वयं सेवक बता रहे हैं, तो इस हमले को आप बिल्कुल मामूली बात कह रहे हैं। देखिए, मामूली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चोरी का प्रकरण है जी, और चोरी के प्रकरण को कुछ लोगों ने रंग रूप देने की कोशिश की है। पुलिस उसको देख लेगी, प्रशासन देख लेगा उसको, कोई बात चिंता की नहीं है जी। यानी जो लापरवाही पुलिस कर्मियों की तरफ से बरती गई और जो 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है, इस पर आप कोई विचार अपने नहीं रखना चाहते हैं? नहीं, वो तो सरकार ने काम अपना किया है, सस्पेंड किया अधिकारियों ने लापरवाही देख करके। तो काम हो रहा है, जब कानून अपना काम कर रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो RSS के कार्यालय पर हमले का मामला सामने आया था, 2 लोग घायल भी बताए जा रहे थे। थाना गोविंद नगर के कल्याण करौती में यह हमला किया गया था और जिसमें लापरवाही बरतने की वजह से SSP ने एक्शन लेते हुए 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया। खबर लखनऊ से, जहां मंत्री कपिल देव अग्रवाल मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। सरकार और संगठन की मंत्री ने बदनामी कराई थी। मंत्री कपिल देव, मंत्री के भाई और मोबाइल कंपनी के मालिक ने विपक्ष को एक और मौका दिया। तो सफाई देने से क्या पाक साफ हो गए मंत्री कपिल देव अग्रवाल? ये बेहद अहम सवाल यहाँ उठता है और साथ ही ये भी एक सवाल बनता है कि मंत्री के भाई की गिरफ्तारी आखिर कब होगी? मोबाइल कंपनी के मालिक हुए हैं। भूमिगत सूत्रों के मुताबिक मामले को मैनेज करने के प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। पुख्ता सूत्रों का दावा है कि CM ऑफिस में तैनात एक OSD ने FIR कराने की अहम भूमिका निभाई थी। तो ये तमाम सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि आखिर कार्रवाई कब होगी, गिरफ्तारी मंत्री के भाई की कब की जाएगी और ऐसे में सफाई देने से क्या वाकई पाक साफ मान लिए जाएंगे मंत्री कपिल देव अग्रवाल? कपिल देव अग्रवाल तो अपनी तरफ से सफाई देने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके स्टेटमेंट के आधार पर उन्हें पाक साफ मान लिया जाए? ये कितना उचित है? ये बेहद अहम सवाल यहाँ बना हुआ है और मंत्री के भाई पर गिरफ्तारी की तलवार जो लटकी हुई, तो आखिर गिरफ्तारी कब होगी, ये भी एक सवाल। दरअसल ये कहा जा रहा था कि अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद से सरकार और संगठन के मंत्री ने बदनामी कराने का काम किया। तो मंत्री कपिल देव, मंत्री के भाई और मोबाइल कंपनी के मालिक ने विपक्ष को मौका दिया है, ये कहना है। और साथ ही सफाई देने से पाक साफ होंगे या नहीं होंगे, ये बेहद अहम सवाल यहाँ बना हुआ है कि कपिल देव पर जो तलवार लटकी हुई है और जिस तरीके से उनका ये कहना है कि उन्हें बदनामी जानबूझकर उन्हें बदनाम करने का काम किया जा रहा है, मंत्री के भाई को भी बदनाम करने का काम किया जा रहा है। ये एक मामूली सा बात था और मामूली सा एक मुद्दा था जिसको जानबूझ करके इस पर सियासत की जा रही है। दरअसल एक मोबाइल कंपनी के ऐड के तौर पर कपिल देव की तस्वीर छपी थी, साथ ही साथ CM और PM की तस्वीर भी उस होर्डिंग पर लगी हुई थी, जिसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया।
और इस पर अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है, क्या कोई यहाँ पर जानकारी निकल कर के सामने आ रही है कि मंत्री कपिल देव के जो भाई बताए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरे मामले में जहां मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मंत्री के भाई समेत जो 4 अन्य आरोपी हैं, किसी को भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। हालांकि कल लखनऊ के डीसीपी सेंट्रल से जब न्यूज वन इंडिया ने बात की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, पूरे मामले की जांच की जा रही है, कौन कौन लोग इसके पीछे रहे और आखिर उनकी मंशा क्या थी, इस चीज का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और जो आरोपी हैं उनके मोबाइल फोन कवरेज में नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए 24 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ फिलहाल कुछ नहीं लगा है। तो ये सीधे तौर पर है कि मामला हाई प्रोफाइल है, कहीं ना कहीं पुलिस भी एक कदम फूक कर रख रही है पूरी तरीके से। अगर हम देखें कि अगर इस जगह पे कोई आम आदमी होता तो शायद उसके साथ अब तक पुलिस बड़ी कार्रवाई कर चुकी होती, लेकिन चूंकि मामला एक हाई प्रोफाइल मंत्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस पूरे मामले में कुछ भी करने से बच रही है। हम कहें कि पूरे मामले को कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों में डिले किया जा रहा है, क्योंकि जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है, सबसे बड़ी बात यह है कि उन एफआईआर में जो भी आरोपी हैं उनके घरों के पते भी दर्ज हैं। तो निश्चित है कि पुलिस को घर पता लेकिन है। इसके सवाल यहाँ ये भी बनता है, जिस तरीके से कपिल देव ने सफाई तो दे दी, तो क्या उनके सफाई देने के बाद वो पाक साफ मान लिए जाए? क्या उनकी कोई गलती नहीं थी इसमें? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री हैं, व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास जैसा उनके पास बड़ा विभाग है, बावजूद इसके जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं कि कंपनी की जो ये गलती है, तो निश्चित है कंपनी भी उनके भाई की है। और जिस तरीके के पोस्टर्स उन्होंने जारी किए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कंपनी पे सारी बात डालने की कही है कि कंपनी की तरफ से ऐसा विज्ञापन दिया गया जिसे सिर्फ एडवर्टाइजिंग कंपनी ने छापा है। लेकिन सवाल यही है कि अगर कोई भी कंपनी कोई भी आपको एडवर्टाइजमेंट देगी तो उसको क्या छापने के लिए जो नॉर्म्स हैं उनका पालन किया गया है? ये बड़े सवाल जरूर हैं, खासतौर पर जब उनके खुद के भाई की कंपनी हो तो सवाल और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मंत्री आखिर इन चीजों को क्यों डिले कर रहे हैं, उनके भाई सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में खुद मंत्री हैं। ऐसी स्थिति में उनके भाई का सरेंडर न करना बड़े सवाल जरूर खड़े करता है। और पुलिस के हाथ जिस तरीके से खाली हैं, तो कहीं ना कहीं हम कहें कि पुलिस पूरे हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए पूरे मामले में बीच बचाव की स्थिति में है, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के 2 आईपीएस अफसर जब वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो उनके घर पे डुडुगी पीटी जा रही है, उनको नोटिस दिया जा रहा है, उनके खिलाफ में लुकआउट नोटिस जारी हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से एक मंत्री के भाई के जब मामला पूरी तरीके से सामने आया है, पुलिस ने केस दर्ज किया हुआ है, गंभीर धाराओं में मामला है, 120 और 420 467 468 जैसे मामलों में भी गिरफ्तारी न होना, 24 घंटे का समय बीत जाना, ये बड़े सवाल जरूर खड़ा करता है। हालांकि सीएमओ कार्यालय की निश्चित तौर पर नाराजगी है, क्योंकि सीएम कार्यालय से फोन जाने के बाद पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली ने केस दर्ज किया था। तो निश्चित है कि कार्रवाई होनी है, लेकिन आखिर पूरे मामले में डिले क्यों हो रहा है, ये बड़े सवाल जरूर मंत्री पर खड़े हो रहे हैं। जी, लेकिन इसके सवाल यहाँ जिस तरीके से अभी आपने ये भी कहा कि सवाल बनता है पुलिस पर भी कहीं ना कहीं कि अगर इतने धाराओं के तहत ये मुकदमे दर्ज किए गए तो अब तक गिरफ्तारी मुमकिन क्यों नहीं हो पाई है? और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो मंत्री है वो अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं जता रहे हैं, वहीं दूसरों पर दोष मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या अब तक कोई और भी सफाई दी गई है और लोगों का इस पर क्या कुछ रुख है? बिल्कुल, जहां तक मंत्री का सवाल है, उन्होंने पूरे मामले को कंपनी से जोड़ दिया है कि जो मोबाइल कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया उसको प्रसारित किया गया है, जिसमें कंपनी ने अपनी तरफ से क्षमा याचना भी कर ली है। लेकिन इतना कहने से मंत्री बच नहीं सकते हैं, क्योंकि जब इनॉग्रेशन हो रहा था, लखनऊ के प्रतिष्ठित होटल में कार्यक्रम था, उस दौरान भी वो मौजूद थे। उसके बाद उनके भाई की कंपनी को एडवर्टाइजमेंट दिया गया, ये बात भी उनकी जानकारी में। और जिस तरीके से कल से आज तक न्यूज वन इंडिया ने खबरें चलाई हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात भी मंत्री जी के संज्ञान में है। और मंत्री जी से सीधे न्यूज वन इंडिया की टीम ने बात भी की थी, जिसमें उन्होंने अपनी सफाई पेश की थी। हालांकि उसके बाद से वो पूरे मामले में बचते हुए नजर आए और कोई भी नई बात वो नहीं बता रहे हैं। ये जरूर उन्होंने कहा था कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसके तहत उनके भाई पुलिस के सामने आएंगे और जो भी जांच और बाकी प्रक्रिया है उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन अभी 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उनके भाई की तरफ से कोई ऐसा सहयोग होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जहां तक उनके भाई का सवाल है, उन्होंने अपना फोन बंद कर रखा है और फिलहाल इसके यहाँ पर कपिल देव का बयान भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया था, जिसमें कपिल देव ने खुद ये बात कहा था कि अगर किसी के छवि का इस्तेमाल किया जाता है तो उनसे वाकई में उनसे भी एक बार जानकारी लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, परमिशन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर कपिल देव ने अपनी तस्वीर का इस्तेमाल किया ठीक, लेकिन सीएम और पीएम के तस्वीर का इस्तेमाल करना होर्डिंग पर कितना जायज माना जाए?
बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा है, रिंगिंग बेल नाम से एक कंपनी आई थी, फ्रीडम 251 नाम से उसने मोबाइल लॉन्च किया था और उसने 251 रुपए में मोबाइल देने का झांसा दिया था। बड़े पैमाने पर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे, बाद में वो कंपनी लापता हो गई और आज तक किसी को मोबाइल नहीं मिला। तो उसी तरीके की स्थिति दोबारा इस कंपनी के माध्यम से बन रही थी, क्योंकि जिस तरीके से पोस्टर्स लगाए गए पीएम मोदी और सीएम योगी के फोटोज थे, तो कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम पैदा करने की स्थिति जरूर हुई। और जिस तरीके से पुलिस ने अपनी जो एफआईआर दर्ज की है उसमें भी इन चीजों का जिक्र है। तो ये बड़े सवाल जरूर है कि आखिर बिना किसी कंसर्न के, बिना किसी पूर्व अनुमति के, बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के इस तरीके के पोस्टर लगाना कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर एक बड़ा जो है नेगेटिव फैलाने की कोशिश थी, क्योंकि कंपनी अपने पूरे बैकग्राउंड और डिटेल्स और कंपनी के पास उपलब्ध प्रोडक्ट की जानकारी देने के बजाय सीधे तौर पर इन पोस्टर्स के माध्यम से डीलर बनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ये मामला न्यूज वन इंडिया ने खास तौर पर बेहद अहम सवाल तो तब बन जाते हैं जब ये पॉलिटिकल पार्टीज है और पॉलिटिकल पार्टीज होने के बावजूद अगर इस तरीके की हरकत की जाए, ऐसा काम किया जाए कि बिना किसी के इजाजत के उसकी छवि का इस्तेमाल कर लेना, इस तरीके से होर्डिंग लगा देना और ऐसे प्रचार करना किसी प्रोडक्ट का। बिल्कुल बड़े सवाल जरूर हैं और इन्हीं को लेकर ये सारे केस दर्ज हुए हैं, क्योंकि जो एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई, लोगों को गलत संदेश देने की कोशिश की गई थी, कहीं ना कहीं उस माध्यम से अपना इकोनॉमिक गेन करने की कोशिश कंपनी की तरफ से जरूर की गई थी, जिसको लेकर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अब इस मुकदमे के बाद कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है, ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि मंत्री जरूर बचाव की स्थिति में है, भाई उनका जो अंडरग्राउंड है सरेंडर नहीं कर रहा है और पुलिस भी फिलहाल अभी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं, क्योंकि हमने इंस्पेक्टर से लेकर डीसीपी और लखनऊ के सीपी तक बात की, फिलहाल वो सभी इस मामले में बचते हुए नजर आए। हालांकि मीडिया के दबाव के बाद डीसीपी सेंट्रल ने जरूर बयान दिया, लेकिन उनके बयान को दिए हुए भी करीब 12 से 13 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पूर्वांचल के मोबाइल कंपनी और पश्चिम के मंत्री के बीच में क्या गठजोड़ है, ये जो एक सवाल बना हुआ है यहाँ पर। पूरब और पश्चिम के इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए। और फेज चेन मोबाइल कंपनी के सीईओ और संस्थापक सुल्तानपुर से ये बताए जा रहे थे और लखनऊ में जो कमिश्नर को ये जांच दी गई थी, उन्होंने अब अपनी जांच को शुरू कर दिया है। आखिर कंपनी स्वदेशी है जिसने मोबाइल बनाने का ऐलान किया और उसके बाद से जिस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टी जो कि एक मोबाइल बेचने को लेकर के मार्केट में उतरती है और कहीं ना कहीं बिना इजाजत के किसी की छवि का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से होर्डिंग्स पर जब उनकी छवि इस्तेमाल की जाती है, पीएम और सीएम की तस्वीर लगाई जाती है, तो ये गंभीर मुद्दा बन जाता है, क्योंकि बिना किसी के इजाजत के कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप बिना किसी के इजाजत के किसी की छवि का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ये पूरा मामला सीएमओ के संज्ञान में आया, तुरंत इस पर एक्शन लेने को कहा गया, लेकिन अब यहाँ पर लापरवाही प्रशासन की तरफ से भी देखी गई है कि अगर इस पर कार्रवाई करने को कहा गया तो अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों मुमकिन नहीं हो पाई है। खबर दिल्ली से, जहां किसान सरकार के बीच 7वें दौर की बैठक आज होने वाली है। थोड़ी देर में सरकार और किसान के बीच बैठक बुलाई गई है। तो दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर लगातार किसान 36 दिन से अड़े हुए हैं। तो दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में ये अहम सवाल कि आखिर इस बैठक में क्या नतीजा निकलेगा। इस पर अधिक जानकारी के लिए गौरव यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आज 36 दिन बीत चुके हैं और 7वें दौर की वार्ता आज किसान और सरकार के बीच में होने वाली है। क्या लगता है कि क्या इस बैठक के बाद कोई निष्कर्ष निकल पाएगा, कोई रास्ता निकलेगा? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है जिस तरीके से किसान एक के बाद एक अपनी संख्या बल बढ़ोतरी करते जा रहे हैं और आज खाप की पंचायत भी बुलाई गई है और साफ तौर पर जो किसान हैं वो सुबह से ही बढ़ने पर लगे हुए हैं। वहीं सरकार से उम्मीद की जा रही है कि यदि सरकार बिल वापसी पर बात शुरुआत करती है तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन आज खत्म हो जाएगा, लेकिन यदि बात बिल वापसी की नहीं होती है तो फिर अगला पड़ाव क्या होगा, अगली रणनीति क्या होगी, उसको लेकर पंचायत शुरू की जाने वाली है। कुछ ही देर में यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेश टिकैत, वो भी पहुंचने वाले हैं। खाप के अध्यक्ष भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तो अलग अलग खापों के साथ वो पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं 50-50% चांसेस किसान मानकर बैठे हुए हैं कि सरकार या तो बात मान जाएगी और नहीं मानती है तो अगली रणनीति क्या कुछ होनी है। जी
ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कृषि कानून रद्द करवाने की मांग को लेकर के लगातार 35 दिनों से किसानों का धरना दिल्ली बॉर्डर पर जारी है। तो थोड़ी देर में सरकार और किसान के बीच में बैठक बुलाई गई है और बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इस बैठक में क्या कोई निष्कर्ष निकलेगा या नहीं। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान देखने को मिला। यूपी के साथ सभी थानों में पशु बांधने का राकेश टिकैत ने ऐलान किया है। 1 जनवरी से थानों में पशु बांधेंगे किसान। राकेश टिकैत ने ये बयान जारी कर एक तरीके से ये ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सुनवाई जल्द से जल्द नहीं की जाती है तो 1 जनवरी को सभी थानों में पशु बांधा जाएगा और ये पशु बांधने का काम किसान खुद करेंगे। तो यूपी पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है राकेश टिकैत ने। किसानों को परेशान कर रही है यूपी पुलिस, ऐसा कहना है राकेश टिकैत का। भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं राकेश टिकैत, जिन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि 1 जनवरी से थानों में पशु बांधने का काम करेंगे किसान। और नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गिरफ्त में आए ऑन डिमांड कारों को चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 4 फॉर्च्यूनर समेत 10 लग्जरी गाड़ियां बरामद कर ली गई है। कश्मीर और गुजरात में बेचते थे लग्जरी कार। सिर्फ लग्जरी कार ही चुराता था ये गैंग। तो एक बहुत चैन को पुलिस ने क्रैक किया है और अभी गैंग के कई सदस्यों को पकड़ना बाकी है। सेक्टर 58 पुलिस का बेहतरीन गुड वर्क देखने को मिला है। तो ये गिरोह लग्जरी कारों की चोरी करता था और लग्जरी कारों को चोरी करने के बाद से ये गिरोह उन्हें बेचने का काम भी करता था, जिसके बाद से जब पुलिस ने ये एक्शन लिया और नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेक्टर 58 में कार्रवाई करते हुए गिरफ्त में आए ऑन डिमांड कारों को की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 4 फॉर्च्यूनर समेत 10 लग्जरी गाड़ियों को बरामद कर लिया गया है चोरों के पास से। तो कश्मीर और गुजरात में बेचने का काम करते थे ये गिरोह। लग्जरी कारें चुराने का काम बहुत लंबे समय से कर रहे थे। सिर्फ लग्जरी कारों को ही चुराया जाता था। बहुत लंबे समय से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी, जिसके बाद से पुलिस को सफलता हाथ लगी और इस गिरोह का पर्दाफाश किया गया। की गाड़ी खरीद के या जो उस तरह की गाड़ी है जो पुरानी हो गई है, तो उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर और उसका रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स वो इनको व्हाट्सएप पे शेयर करते थे। काशीपुर का भी इसमें एक मुलजिम है रियाजुद्दीन नाम का, जिसकी शॉप पे ये लोग जाके उसका पूरा इंजन नंबर, चेसिस नंबर चेंज कराते थे और जो रजिस्ट्रेशन के कागज़ वगैरह तैयार करके उसका कार्ड तैयार करके ये लोग इस गाड़ी को यहाँ से गुजरात भेज दिया करते थे और जहाँ से वो फर्दर देश के विभिन्न हिस्सों में गाड़ियाँ जाया करती थी। तो कुल मिला के जो इनका ये पूरा एक रैकेट है, इसमें गाड़ी चोर भी हैं, गाड़ी खरीदने वाले भी हैं और गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने वाले भी हैं। स्टूडेंट की गाड़ी खरीद के या जो उस तरह की गाड़ी है जो पुरानी हो गई है तो सेक्टर 22 में ईएसआई अस्पताल के सामने से कार चोरी करते थे ये गिरोह। सेक्टर थाना 24 से चंद कदम दूर सुबह ही कार को चोरी की गई थी, जिसके बाद सेक्टर 61 में साई मंदिर के पास से कार के शीशे तोड़कर उसे चोरी की गई। कार से बैग और जरूरी दस्तावेज हुए चोरी। सेक्टर 31, सेक्टर 51, सेक्टर 75 और सेक्टर 50 में भी चोरी करने की घटना सामने आई थी। कार के शीशे तोड़कर उड़ाए थे लैपटॉप, नकदी और जेवर। सेक्टर 22 में ईएसआई अस्पताल के सामने से कार चोरी। ताबड़तोड़ चोरी से नोएडा पुलिस पर ये अहम सवाल उठते हैं। सेक्टर 61 में साई मंदिर के पास से कार के शीशे तोड़कर कार को चुराने का काम किया गया। कार से बैग और जरूरी दस्तावेज की चोरी भी की गई। फिलहाल नेशनल न्यूज में इतना ही। नमस्कार।